हेलो फ्रेंड्स, तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेज चल रही है जिसमें आज का अपना नया चैप्टर है। अब तक टोटल 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर 15, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है, कंप्लीट पेरी ऑपरेटिव को अपन स्टडी करेंगे। देखिए, पेरी ऑपरेटिव जो है इसमें बेसिकली दो चीज़ें आती है। ठीक है, वैसे तो तीन चीज़ें हैं, तीन पार्ट हैं इसके, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। लेकिन एनक्लेक्स में जो है ये दो ही पार्ट दे रखे हैं, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, यानी ऑपरेशन से पहले की केयर और ऑपरेशन के बाद की केयर। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट मैंने और ऐड कर दिया, इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले बात करेंगे प्री ऑपरेटिव केयर। क्या क्या नर्सिंग केयर की आवश्यकता रहती है ऑपरेशन से पहले। तो देखिए, ऑपरेशन से पूर्व की पेशेंट केयर को ही अपन क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर क्या बोलते हैं, और इसका शॉर्ट टर्म है प्री ऑप्स केयर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले अपन पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी केयर जो है वो एक पेशेंट को ऑपरेशन से पहले देनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, 9th एडिशन वाली जो पीडीएफ यदि आप लोगों के पास नहीं है तो सबसे पहले आप वो पीडीएफ जो है अपने पास में रखना। ठीक है, और उसके बाद में ये जो क्लास है उसको मैच करते हुए पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, प्री ऑप्स, ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है एक प्रकार का रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब एक तरह से सहमति पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है ना, कि पेशेंट यहाँ पर सारे के सारे सर्जरी के प्रोज एंड कॉन्स प्लस माइनस जो भी है उन सब पे वो एग्री होता है कि हाँ, मैं जो सर्जरी से मिलने वाला फ़ायदा है या होने वाला थोड़ा बहुत कोई नुकसान है, कोई साइड इफेक्ट है, उन सभी के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ये लेना किससे पहले, ऑपरेशन से पहले, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सर्जन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना किसकी जिम्मेदारी है, सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि नर्सिंग ऑफिसर की या नर्सिंग स्टाफ की। एंड सर्जन क्या करेगा, एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर एंड क्वेरीज ऑफ पेशेंट। ये सर्जन का काम है कि पेशेंट की जितनी भी क्वेरीज बन रही है उनको पूरी करे, उन सब बातों का, सब सवालों का जवाब देवे। नेक्स्ट, कंसेंट इज रिटन एग्रीमेंट अबाउट सर्जरी। ये मैंने बता दिया, कंसेंट क्या होता है, एक प्रकार का रिटन एग्रीमेंट होता है सर्जरी के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नर्स इज ओनली विटनेस हियर। कंसेंट का जो प्रोसीजर है उसमें नर्स जो है वह साक्षी होती है, गवाह होती है, विटनेस होती है कि हाँ, मेरे सामने पेशेंट ने हाँ भरी थी या साइन किया था लेटर। नेक्स्ट, माइनर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन ध्यान में रखना ये। नेक्स्ट है माइनर्स, यानी माइनर्स किनको बोलते हैं, जिनका एज लेस देन 18 ईयर हो। ठीक है, या यंगर देन 18 ईयर। यंगर देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है यंगर, YOUNGER। ठीक है, यंगर का मतलब होता है से कम, लिख लेना ये कहीं पे। एक होता है एल्डर, ELDER। एल्डर का मतलब होता है से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता कि एल्डर देन 18 ईयर, इसका मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यंगर देन 18। यंगर मतलब से कम। ठीक है, यानी 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनको अपन माइनर्स बोलते हैं, उनका कंसेंट कौन देगा, तो मे नीड पेरेंट्स या लीगल गार्जियन, तो उनका कंसेंट कौन देगा, पेरेंट्स देंगे। ठीक है, क्लाइंट हु नॉट कॉन्शियस नीड लीगल गार्जियन और एटॉर्नीज साइन। ऐसे क्लाइंट जो कि अनकॉन्शियस है, कोमेटिक है, तो उनका कंसेंट देने के लिए या तो उनके कोई गार्जियन देगी कंसेंट, और या फिर इनके जो एटॉर्नीज है, ठीक है, उनके जो वारिस है वो उनका कंसेंट देंगे। चलिए नेक्स्ट, साइकेट्रिक पेशेंट का, साइकेट्रिक पेशेंट हैज़ राइट टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट। यानी कंसेंट के लिए ये पेशेंट का, साइकेट्रिक पेशेंट का राइट है कि वो पेशेंट को, वो ट्रीटमेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि साइकेट्रिक है तो ये अपने जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता। ठीक है, हाँ, सम स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसके अंदर कोर्ट में टेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ। कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में, सर्कमस्टांस में, लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर है, सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोर्ट डिसीजन लेगा उसके रिगार्डिंग कि इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जाम में ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, नो सेडेटिव गिव्स टू ए पेशेंट अंटिल कंसेंट। जब तक पेशेंट का सहमति नहीं मिल जाता तब तक पेशेंट को सेडेटिव नहीं दिया जाता। ये कभी नहीं होता कि सेडेटिव दे दिया उसके बाद में पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिक्रीज हो गया और उसके बाद में उसका जो कंसेंट है वो ले लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेलीफोनिक कंसेंट केस। टेलीफोनिक कंसेंट केस के अंदर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस आया अपने पास में और वो कोमेटिक स्थिति में है और अपने पास उसके पेरेंट्स के नंबर मिल गए, मोबाइल नंबर है, तो अपन जब टेलीफोनिक कंसेंट ले रहे हैं उसके गार्जियन से, ठीक है, तो उस दौरान 2 नर्स होने चाहिए और 1 डॉक्टर के सामने वो कंसेंट जो है वो आवश्यक होता है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, यानी कंसेंट लेना। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन। प्री ऑप्स चल रही है, प्री ऑप्स केयर, ऑपरेशन से पहले की केयर। दूसरा पार्ट है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए, रिव्यू द सर्जन्स प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नथिंग बाई माउथ बिफोर सर्जरी। तो सर्जरी से पहले पेशेंट को एनपीओ रखना होता है, एनपीओ रखना होता है, ठीक है। तो एनपीओ जो है वो सर्जन का अपन ऑर्डर देखेंगे कितने टाइम पहले अपने को एनपीओ रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विथहोल्ड सॉलिड या लिक्विड टू अवॉइड एस्पिरेशन। यानी सर्जरी से पहले पेशेंट का डे बिफोर सर्जरी के जो पहला दिन है उस टाइम अपने को क्या कर देना है, ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर प्रायर टू जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया के 6 से 8 घंटे पहले फ्लूइड या जो जितना भी सॉलिड या जो भी खाना पीना है वो पेशेंट का अपने को स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि यदि सर्जरी के टाइम के आसपास यदि खाना पीना यदि किया है पेशेंट ने तो एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यदि पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाना है तो उस कंडीशन में 6 से 8 घंटे पहले फूड स्टॉप कर देना है, लेकिन यदि पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया दिया जाना है तो उस कंडीशन में 3 घंटे पहले फूड और फ्लूइड जो है वो स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्टार्ट आईवी लाइन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। फ्लूइड जो है वो पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है, किस रेट पे फ्लूइड देना है वो अपने को सर्जन बताएगा और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको फ्लूइड अपन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। नेक्स्ट थर्ड वन है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में इफ़ द पेशेंट इज टू हैव जीआईटी या अब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, यदि पेशेंट को जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई सर्जरी होनी है या एब्डोमिनल सर्जरी होनी है, देन एनिमा या लग्जेटिव परफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डे बिफोर सर्जरी, ठीक है। तो यदि किसी पेशेंट को जीआईटी की एब्डोमिनल सर्जरी होनी है तो उस कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी के पहले दिन क्या करना है, एनिमा देना है या लग्जेटिव देना है ताकि जो कोलन है वो वॉश आउट हो सके, क्लीन हो सके, ठीक है। तो ये अपने को प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। नेक्स्ट, वॉइड पेशेंट बिफोर सर्जरी। पेशेंट को सर्जरी से पहले क्या करवाना है, वॉइड करवाना होता है, ब्लेडर और बोल दोनों एम्प्टी करना होता है। और इनसाइड इंडवेलिंग, यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में इंडवेलिंग कैथेटर या यूरिनरी कैथेटर जो है ये पेशेंट को प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है, ताकि जो यूरिन है वो पास आउट हो सके। तो ये हो गया एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल साइट प्रिपरेशन। सर्जिकल साइट, ठीक है। तो देखिए सर्जिकल साइट जो है, क्लीन द सर्जिकल साइट विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नाइट बिफोर सर्जरी। सर्जरी के पहले रात, ठीक है, जैसे मान लीजिए कल सर्जरी है तो आज रात को क्या करना है, पेशेंट को एंटीसेप्टिक जो लोशन है या जो सॉल्यूशन है उनसे सर्जिकल साइट को क्लीन करना है, ठीक है। और क्या करना है, सेव द सर्जिकल साइट जो उसको क्या करना है, उसके हेयर रिमूव कर देने हैं। चलिए नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग, ठीक है। क्या किस प्रकार की पेशेंट को एजुकेशन देनी होती है, तो देखिए एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ सर्जरी। प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जितने भी है सर्जरी के वो पेशेंट को बताने होते हैं। एंड होल सर्जरी स्टेप्स, प्रत्येक सर्जरी की स्टेप्स बतानी होती है कि इस प्रकार से आपको एनेस्थेसिया दिया जाएगा, सुन की जो दवाई है वो दी जाएगी, उसके बाद में ऐसी सर्जरी होगी, इतने दिन का टाइम लगेगा रिकवरी करने में, ठीक है। टू डिक्रीज प्री ऑप्स एंजाइटी, ताकि पेशेंट को एंजाइटी कम हो, ठीक है। चलिए और अपन किस प्रकार की टीचिंग देंगे, तो देखिए एक्सप्लेन अबाउट प्री एंड पोस्ट ऑप्स प्रिकॉशंस एंड लाइफ हैबिट्स।
लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल, सजेशन। पेशेंट को अपन शिक्षा देंगे, ये बताएंगे पेशेंट को कि सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लाइफ हैबिट्स जो है वो सर्जरी के बाद में तुम्हें क्या क्या रखनी होगी, स्मोकिंग, एल्कोहल वगैरह अपने को बंद कर देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन अबाउट पोस्ट ऑप्स डीप ब्रीथिंग एंड एम्बुलेशन। पेशेंट को सर्जरी के बाद में क्योंकि रेस्पिरेटरी थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बताना है कि डीप ब्रीथिंग करके या स्पायरोमेट्री जो है उसका यूज़ करना बता देंगे पहले ही, ठीक है, ताकि लंग्स फंक्शनिंग प्रॉपर मेंटेन रहे। एंड एम्बुलेशन, किस प्रकार से चलना फिरना है धीरे धीरे, ये सब पहले सर्जरी से, ये सब चीज़ें सर्जरी से पहले ही अपन बता देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट लेग एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू प्रिवेंट वीनस स्टेसिस। देखिए सर्जरी के बाद में पेशेंट क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन होगा, बेड पर लेटा रहेगा, तो उस कंडीशन में उसके जो लेग के अंदर जो वेन है उसमें स्टेसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसिस भी होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। जो लेग की वेन है वहाँ पे ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि मूवमेंट नहीं करेगा तो लेग की वेन में ब्लड जो है वो इकट्ठा ही होगा। तो उस कंडीशन में पेशेंट को बताना है कि लेग एक्सरसाइज किस प्रकार से करनी है आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो ये सर्जरी से पहले ही बताएंगे ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, टेल पोस्ट ऑप से पोजीशन, किस प्रकार से पोजीशन लेनी होगी, ठीक है, क्या क्या पोजीशन पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाएगी, कंफर्ट प्रोवाइड करवाएगी, तो वो सर्जरी से अपने को टीचिंग में बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट पोस्ट ऑप्स इन्वेजिव डिवाइस। पेशेंट को बताना है कि सर्जरी के बाद में कुछ एक इन्वेजिव डिवाइस तुम्हारे को ऐड की होगी तुम्हारी बॉडी के साथ में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। नीडेड आफ्टर सर्जरी, फॉर एग्जांपल एनजी ट्यूब लगी हो सकती है, ड्रेन्स लगे हो सकते हैं, यूरिनरी कैथेटर लगा हो सकता है, एपिड्यूरल कैथेटर लगा हो सकता है, या फिर आईवी लाइन या सबक्लेवियन लाइन तुम्हें लगी हो सकती है। ये सारी की सारी इन्वेजिव डिवाइसेज हैं जो तुम्हें लगी हो सकती है, तो घबराना नहीं, इनको कुछ टाइम के लिए होगी ये, ठीक है। चलिए ये हो गया पेशेंट टीचिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है साइको सोशल प्रिपरेशन। पेशेंट को साइको सोशली प्रिपेयर करना होता है, तो आंसर द क्वेश्चंस ऑफ पेशेंट टू डिक्रीज एंजाइटी। तो पेशेंट का जितनी भी एंजाइटी एमसीक्यूज उसके दिमाग में बन रहे हैं, जितने भी उसकी क्वेरीज बन रही हैं, उन सभी को क्या करना, फुलफिल करना, उनको बताना कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा होगा, ताकि उसको एंजाइटी नहीं होगा। एंजाइटी कब होती है, जब अपने को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता ना, ठीक है ना, अपन कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, अपने दिमाग में कोई सवाल बन रहा है और उसका अपने को उत्तर नहीं मिल रहा है, अपन कश्मकश में है, तो उस कंडीशन में एंजाइटी बनेगी। तो एंजाइटी का सबसे बड़ा जो तोड़ है वो यही है कि अपने को अपने सवालों के यदि उत्तर मिल जाएंगे तो एंजाइटी नहीं होगी, वहीं खत्म हो जाएगी एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या करेंगे, साइको सोशल सपोर्ट अपन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। कल्चरल स्पिरिचुअल जो सपोर्ट है, जैसे कोई हिंदुइज्म में पेशेंट बोलता है कि मुझे एक गीता का पाठ पढ़ना है सर्जरी से पहले, तो उसको बोलेंगे भाई कोई बात नहीं पढ़ो, ठीक है। कोई अपनी माला जपना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो जप लो। कोई यदि क्रिश्चियन है तो अपना जो गॉड है उसको याद करना चाहता है तो उसकी प्रेयर करो, कोई मुस्लिम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अपना जो स्पिरिचुअल बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग उनको करने देना चाहिए, ठीक है। दिस वन इंक्लूडेड इन साइको सोशल प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्री ऑप्स चेकलिस्ट। क्या क्या चेकलिस्ट अपने को ध्यान में रखनी है, तो इंश्योर करना है पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट कि ये पेशेंट सही है, नाम पता एड्रेस उसका, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, कोई लेटेक्स वगैरह से एलर्जी है या कोई मेडिसिन से एलर्जी है तो वो आइडेंटिफाई करना है। कंसेंट, लैब वैल्यूज़, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जितने भी हैं, ठीक है, जितनी भी पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी जांचें हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स डाटा, पेशेंट्स वाइटल साइंस, तो उन सब चीज़ों को इंश्योर करना ही चेकलिस्ट कहलाता है। चलिए और क्या करना, ब्लड ग्रुप करना, के प्रॉपर ब्लड ग्रुप चेक करना। नेक्स्ट, रिमूव द ज्वेलरी और अदर प्रोस्थेसिस, जितने भी कोई डेंचर वगैरह दांत, नकली दांत वगैरह कुछ भी लगाए हुए हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। तो ये करना होता है किसके अंदर है, ये करना होता है प्री ऑप्स चेकलिस्ट के अंदर जांच करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्री ऑप्स मेडिकेशंस। तो प्रोवाइड ऑल द मेडिकेशंस ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है कि ये पेशेंट को ऑपरेशन से पहले देनी है तो उन सभी को पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ये था अब तक का अपना प्री ऑप्स केयर, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ एनक्लेक्स में नहीं है जो मैंने ऐड कर दी यहाँ पे थोड़ी सी, ये एनक्लेक्स का पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पार्ट है ये एनक्लेक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। एनक्लेक्स में प्री ऑप्स के बाद में डायरेक्ट आप देखना, आपको दी होगी पोस्ट ऑप्स, ठीक है। प्री ऑप्स है और दे रहे हैं उसके बाद में पोस्ट ऑप्स है। मैंने अब ऐड की है ये बीच में इंट्रा ऑप्स, ठीक
ठीक है। तो देखिए इंट्रा हाउस में अपने को 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंट्रा ऑपरेटिव जो केयर है उस केयर में 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। नर्सिंग केयर की बात हो रही है तो इंट्रा ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के दौरान 2 प्रकार के नर्सिंग स्टाफ होते हैं, 2 नर्स होती है। एक होती है स्क्रब नर्स और दूसरी होती है सर्कुलेटरी नर्स, ठीक है। जो स्क्रब नर्स जो होती है इन ओटी ऑपरेशन थिएटर असिस्ट सर्जन को असिस्ट करती है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। जितने भी इक्विपमेंट्स देने हैं पेशेंट को, सर्जन को, ठीक है। और ये सर्जरी के दौरान सर्जन की हेल्प करती है ये नर्स, ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिसर। समझ में आ गई बात। जबकि ठीक है तो काम क्या हो गया स्क्रब नर्स के, सर्जरी को असिस्ट करवाना, ठीक है, सर्जन को असिस्ट करवाना, ये मेन काम हो गया। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी नर्स, ठीक है। जो सर्कुलेटरी नर्सिंग स्टाफ है ये क्या करता है, नर्स आउटसाइड द ओटी रूम के बाहर होगी और आउटसाइड द स्टेराइल फील्ड। देखिए ओटी को अपन बोलते हैं स्टेराइल फील्ड, ठीक है। तो ऐसी नर्स जो कि आउटसाइड द ओटी रूम के बाहर काम कर रही है, ठीक है, और आउटसाइड द स्टेराइल फील्ड, एक ही बात हो गई। स्टेराइल फील्ड का मतलब भी ओटी रूम ही हो गया, ठीक है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स द इंस्ट्रूमेंट एंड हैंडल द स्पेसिमेंस। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी स्पेसिमेन वगैरह है, जो भी आउटसाइड द सर्जरी अपने को असिस्टेंस की आवश्यकता होती है सर्जरी रूम के बाहर, ठीक है, तो वो सारी के सारी प्रोवाइड कौन करवाएगी, सर्कुलेटरी नर्स अपने को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। किसको, सर्जन को प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो स्क्रब नर्स जो है उसका फंक्शन क्या हो गया, सर्जन को हेल्प करवाना, सर्जन को सर्जरी असिस्ट करवाना। ये ऑपरेटिव रूम के अंदर होती है, स्टेराइल फील्ड के अंदर होती है, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वापस सुन लेना। जबकि सर्कुलेटरी जो नर्स है ये आउटसाइड द ओटी रूम होती है, सर्जरी को ही हेल्प करवाती है, सर्जन को हेल्प करवाती है, लेकिन ये पैसिव मोड में हेल्प करवाती है। ये एक्टिव मोड में हेल्प कराती है और ये पैसिव मोड में हेल्प कराती है, ठीक है। और स्टेराइल फील्ड से बाहर होती है, लेकिन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, स्पेसिमेन वगैरह हैं, जो भी डाटाज हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाने का काम ये नर्स करती है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया प्री ऑप्स, इंट्रा ऑप्स। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे लास्ट पार्ट इसका, पोस्ट ऑप्स, ठीक है। धन्यवाद।